हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत शानदार हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, एक एक चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, राइट? बस अब करना क्या है, लीगल प्रोविजन पे ध्यान देना है, उसको ठीक से याद करना है, राइट? समझ में आ गई ना बात? लीगल लैंग्वेज पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में हमें लीगल लैंग्वेज लिख के आनी है। मेन केस लॉज आपको करने हैं, साथ के साथ सेक्शन जो है उन्हें याद करने की पूरी कोशिश करनी है, और मेन सेक्शन तो आपको याद करना ही करना है, राइट? रिवीजन के टाइम पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है और कौन से केस लॉज तो आपको 100% लर्न होने चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिप्स पे याद हो चुका होगा। सीक्रेट कोड जितनी मैंने आपको दी है उससे आपकी हेडिंग्स को भी दिशा मिली होगी कि हमें कैसे याद करना है। आज हमें शुरू करना है एक नया एक्ट। मैंने बात, एक नया एक्ट शुरू करना है। बहुत ही छोटा एक्ट है, यानी आगे वाले जितने भी एक्ट हैं वो सारे ही छोटे हैं, उनमें अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि सर हमें इतनी सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। छोटा सा एक्ट है, कवर बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, राइट? उस एक्ट का नाम है, जैसा आपकी स्क्रीन पे लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। समझ में ना बात? इससे पता लगता है कि ये एक्ट सिर्फ किस पे लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर लागू होता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट के ऊपर जो लगती है वो लगती है सर गुड्स क्या होंगे, सेल क्या होगी, ठीक है? हम उसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो बिना समय गवाए, है ना, शुरू करते हैं शानदार एक्ट, राइट? नोट्स आपके पास है ही, ठीक है? बिल्कुल रंग बिरंगे कॉमिक स्टाइल में नोट्स बना रखे हैं ताकि आपको याद करने में भी उतना ही मजा आए जितना पढ़ने में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सर सेल्स ऑफ गुड एक्ट होता क्या है और इसका जन्म कब हुआ, तो भाई और बहनों, इसका जन्म हुआ 1930। कब हुआ? 1930। सर क्या 1930 से पहले गुड्स के ऊपर कुछ लगता ही नहीं था? यानी गुड्स की ट्रांजैक्शन कहीं कवर नहीं होती थी? मैंने आपको सामान बेचा, ये पेन, और आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे एडवांस दे दिया, मैंने आपको सामान नहीं दिया, तो क्या कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते थे? ये क्या किया, सामान बेच रहे हो भैया, हमारे पास मत आना, हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ ना बात? तो सबसे बड़ी और जबरदस्त बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, वो ये है 1930 से पहले, समझ रहे बात को? 1930 से पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट ऑटोमेटिकली कवर होता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसमें कवर होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही वो कवर होता था। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और गुड्स से रिलेटेड चीजों में लड़ाई हुई, कैसे? जब गुड्स की चीजों ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, राइट? उन्होंने बोला कि भैया हम गुड्स हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, बार्टर सिस्टम चल रहा है, मैं पैसों में खरीद रहा हूँ। वो पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो गेहूं बेच रहे हैं हम, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नीड देखी, और आपको पता है डायनामिक, कि डायनामिक होती है चीजें तभी हम सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में, कि भाई एक ऐसा एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर उसी में सारी चीजों को डाल दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ने में बहुत दिक्कत, इतना विशाल, फिर लोगों को लगता है क्यों पढ़े। एक काम करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक हिस्सा काट देते हैं और उसके बजाय एक नए एक्ट को जन्म देते हैं। बातें वही होंगी, रिश्ता वही, सोच नहीं, बातें वही हैं, लेकिन नया नाम है, नया घर है, ठीक है ना, और सेक्शन भी नए हैं। समझ ना बात? तो मतलब वही हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, घर वालों से पिताजी से बगावत कर ली, पिताजी ने कहा तेरा हिस्सा अलग, तो अब तू नए घर में जा, नए नाम से काम कर और अपना नया बिजनेस शुरू कर। सेम सेल्स ऑफ गुड एक्ट के साथ हुआ। तो देखो ये बात लिखी है, 1930 तक क्या हुआ? 1930 जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, वो कहां कवर होती थी? रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर की जाती थी। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब आती है बात, सर वो सेक्शन कौन से थे, वो महान सेक्शंस कौन से थे जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट को कवर करते थे 1872 वाले, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सेक्शन
76 से लेकर सेक्शन 123। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है आपने पिछले लेक्चर तक कितने सेक्शन तक पढ़े? 75। लास्ट सेक्शन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर किया वो सेक्शन 75 था। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कि सेक्शन 1 से लेकर 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब क्या बात आती है सर, अब इसकी जगह पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ? इसकी जगह पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खाली हो चुका है, वो गैप में है ना चल रहा है, इसके ऊपर कोई नए सेक्शन अपलोड नहीं किए गए। फिर सेक्शन 124 से कुछ नई बातें चालू हो जाती हैं जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो सीए इंटर में आएंगी। ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, इस तरह के नए कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके इस कोर्स में नहीं है। सर बात समझ में आ गई? बिल्कुल राइट। तो यही बात लिखी है, रिप्लेस्ड एंड सेपरेट एक्ट कॉल्ड इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 वॉज पास। क्या पास किया गया? सेपरेट एक्ट पास किया गया। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर 1930 तो क्या था? सेल्स ऑफ गुड एक्ट का ईयर था, लेकिन उसका बर्थडे अगर बनाना है, अगर हम उसके लिए हमें कहना है हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, तो भैया हैप्पी बर्थडे कब बनाएंगे? 1930 में कोई बर्थ डेट तो होगी। अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, सन 2001 में, राइट, तो भैया कोई बर्थ डेट तो होगी ना उस दिन। पूरे साल तो बर्थडे नहीं बनेगा। तो बर्थ डेट क्या याद रखनी है? 1 जुलाई। ठीक है, क्या याद रखनी है? 1 जुलाई 1930। अब बात ये आती है सर याद कैसे करें? बिल्कुल सिंपल सी बात। गुड्स जो हम खरीदते हैं, हम ज्यादातर गुड्स जब स्कूल में थे कब खरीदते थे? जब हमारे स्कूल खुलते थे। पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, स्कूल का सामान खरीद रहे हैं, न्यू बुक्स खरीद रहे हैं, राइट, तो कब खरीदते थे? जब हम स्कूल में जाते थे समर वेकेशन के बाद। तो समर वेकेशन कब एंड होती थी और स्कूल कब खुलते थे? 1 जुलाई से। तो इसका मतलब गुड्स खरीदने की नौबत कब आती है? स्कूल टाइम पे। 1 जुलाई को नया बैग चाहिए, नई चीजें चाहिए। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? गुड्स हमेशा हमने ज्यादातर कब खरीदे? 1 जुलाई को खरीदे, इसलिए 1 जुलाई 1930। ठीक है ना, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है। राइट, समझ में ना बात। अब हुआ क्या इस डेट पर? पहले उसका नाम देखो क्या था? पहले नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसी सेल्स ऑफ गुड एक्ट का भी क्या नाम रखा गया? इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन 22 सितंबर को इंडियन वर्ड, ठीक है ना, कौन सा वर्ड? इंडियन वर्ड को डिलीट कर दिया गया और उसका नया नामकरण करा गया द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ ना बात। तो अभी इसकी इतनी रेलिवेंसी नहीं है। पहले जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे ना तो पूछ लिया करते थे, बताओ किस डेट को, या पुराना नाम क्या था, राइट, तो तब याद करते थे सर इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट था, फिर नाम डिलीट कर दिया। तो फिलहाल बस आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, पहले इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, अब सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था। ठीक है, नोट्स आपने अपने सामने खोली रखे हैं ना, साथ साथ पढ़ते जाएंगे। राइट, अब एक और बात, अगर आपने एक मूवी देखी है जिसका नाम है गदर, गदर एक प्रेम कथा, याद आ रहा है? सनी देओल की, हैंडपंप उखाड़ लेता पाकिस्तान जाके। उसमें वो पाकिस्तान में बहुत ही मजेदार बात बोलता है। क्या? और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया, बेटा बाप में से तो निकलता है ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। क्या बकवास कर रहे हो? बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो नहीं ना बात। अब देखो, पहले तो पूरा इंडिया ही था ना। जब 1947 में विभाजन हुआ, सेपरेशन हुआ, तो पाकिस्तान अलग कर दिया गया। तो जो इंडिया पहले से था वो तो इंडिया पहले से ही था ना, है कि नहीं बात? अब ये तो कहोगे नहीं, पहले पाकिस्तान था फिर इंडिया को अलग कर दिया। पहले सब हिंदुस्तान था, इंडिया था, फिर हमने क्या किया? पाकिस्तान को अलग कर दिया। ऐसे ही बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तो बताओ, बाप के गुण, पापा के गुण पापा, पापा के गुण बेटे में आएंगे नहीं आएंगे? सर बिल्कुल आएंगे। तो ये भी तो यही बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था पहले पिताजी, है ना, क्योंकि ये वाले सेक्शन कवर होते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में नॉलेज देते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हो गया पिताजी। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया? 1930 में आया। कॉन्ट्रैक्ट कब आया? 1872। तो भैया उम्र का लिहाज तो कर लो, है कि नहीं बात? अप्रोक्सीमेटली 55-60 साल की उम्र का लिहाज करो।
तो पिताजी तो अप्रोक्सीमेट 55 साल बड़े थे और बेटा है ना इतना छोटा है। तो सबसे खतरनाक बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट में ये लिख दिया गया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना जरूरी है। इसीलिए नलायकों, इसलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ाया है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए और टेंशन न लेनी पड़े। सेक्शन 3 बोलता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी प्रोविजन थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, फ्री कंसेंट, याद आ रही सारी बातें, इवन डैमेजेस में सेक्शन 73 जो हमने पढ़ा, तो मैंने बात स्पेशल डैमेजेस, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेक्शन पढ़े हैं 1 से लेके 75, अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है वो कंटिन्यू अप्लाई होंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। वो क्या होंगे, कंटिन्यू अप्लाई होंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, अनलेस जब तक कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो ही उसके बारे में सेपरेट, यानी कि कोई है ना अलग बात ना कह दे। समझ में ना बात, समझ रहे हो ना। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डैमेजेस में ही, सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डैमेजेस में ही हमने केस पढ़ा तो उसमें पता लगा कि भाई स्पेशल डैमेजेस के लिए हमें क्या देना पड़ता है, स्पेशल डैमेजेस के लिए हमें नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, दिल पे मत लेना, एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। लेकिन मान लो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में लिखा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में लिखा है कि भाई स्पेशल डैमेजेस के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप बिना नोटिस दिए भी स्टिल स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो अब देखो, कायदे में तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, यानी ये वाली बात भी लगेगी कि स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने अगर मुझे अपने सेलर के या अपने बायर से, तो मुझे उसे नोटिस देना पड़ेगा, भाई देखिए तेरी वजह से स्पेशल नुकसान होने वाला है। होप आपको याद होगा वो केस लॉ भी और स्पेशल डैमेजेस वाला भी। लेकिन अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट प्रोवाइड द कॉन्ट्रेरी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट इसके बारे में कुछ विपरीत रिवर्स डिसीजन देता है, तो फिर पापा की बात नहीं सुननी, फिर तो बच्चे ने जो बोल दिया अपने घर पे, बच्चे के रूल्स ही अपने घर पे लगेंगे, है कि नहीं बात। तो सेक्शन 73 को रिवर्स करते हुए सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला बिना स्पेशल नोटिस दिए भी आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, तो हम ये बात मानेंगे। लेकिन अगर अलग से कोई बात नहीं कही गई सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, तो जितने भी प्रोविजन हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे भी एप्लीकेबल होंगे, यानी पापा के सारे गुण, पापा की सारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली सेल्स ऑफ गुड एक्ट पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। आई होप ये वाली जो खास बात है ना, डेंजर निशान बनाएंगे माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजर, ये वाली जो खास बात है ये आपको समझ में आ चुकी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे गुण सेल्स ऑफ गुड एक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे, जब तक कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट इस बारे में कोई अलग से बात ना बोल दे। हाँ सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे आज की कहानी की तरफ कि सर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में है ना जो मेन वर्ड है सेल, उसका मतलब क्या है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहली बात, सेक्शन भी इसमें बहुत सारे हैं पर इसमें सब सेक्शन थोड़े से ज्यादा हैं, तो मेन सेक्शन पे फोकस करना, राइट। सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखो क्या लिखा है, अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है कि नहीं बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, राइट। तो ध्यान से देखेंगे आज, बस आज के लेक्चर में अगर आपने इन शब्दों को समझ लिया, राइट, तो मान लो 25% सेल्स ऑफ गुड एक्ट दी एंड है बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1), ठीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको सब सेक्शन याद करना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, भैया जान चली जाए सब सेक्शन याद करना है, क्योंकि जो मेन डेफिनेशन है उसका हमें सब सेक्शन याद होना चाहिए। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है,
यानी कि जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और सेल का कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो आपको पता क्या मिलता है, आपको सेलर की तरफ से मिलता है बिल, जिसे आप प्रैक्टिकल भाषा में क्या बोलते हो, बिल बोलते हो। याद आ रहा है? अपना मोबाइल अगर आपने खरीदा है तो मोबाइल का आपको एक बिल आया होगा, जिसके बेस पे आप उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो कि भाई ये गड़बड़ होगी, रिपेयर करके दो। तो यहाँ मोबाइल का नाम, नंबर, क्वांटिटी और सेलर के साइन और स्टैम्प वगैरह लगी होती है। तो आजकल तो भाई हमारे पास ऐड भी आता है, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो भी ये बोलता है भैया जब भी सामान खरीदना बिल जरूर लें, बिना बिल के वो सामान बेकार है। जो बिल आपने लिया है उस बिल को पता है हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे भाई और बहनों, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, वेयर बाय। अब समझना, एक एक टर्म बहुत ही कीमती है, बिल्कुल हीरे की तरह कीमती। वेयर बाय सेलर, पहली बात, एक तो होगा हमारा सेलर, ठीक है जी, वेयर बाय सेलर। ट्रांसफर, अब यहां ट्रांसफर अगर वर्ड लिखा है तो ट्रांसफर वर्ड को फिलहाल हम याद करने के पर्पज से लिखेंगे सेल, वेयर सेलर, सेल और एग्री टू सेल, यही पढ़ना है आज। बहुत ही मजेदार बात, या तो वो सेल कर दे, है ना। सेल कैसे करे, ऑन द स्पॉट आपने पेन खरीद लिया, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा, नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आपने सामान खरीद लिया, है कि नहीं बात, जिसे आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हो कैश सेल्स, ठीक है। या फिर आपने कहा अभी नहीं ले रहा भाई, मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं, एग्री टू सेल, कि मैं फ्यूचर में पक्का तुझे ये सामान बेचूंगा, समझ ना बात। तो वो सामान फ्यूचर में बिकेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अभी बातचीत कर लेते हैं, फ्यूचर में सामान की खरीद बेच कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है, प्रॉपर्टी। अब बात आती है सर प्रॉपर्टी, ये बड़ी डेंजर बात है, प्रॉपर्टी वर्ड क्यों लिख दिया। प्रॉपर्टी तो हम ज्यादातर कहां देखते हैं, हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। सर ये रूम ले रखा है आपने, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है सर, ये प्रॉपर्टी है। जमीन है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, है ना। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, हाँ तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है भाई, ठीक है। तो बस, तो प्रॉपर्टी तो हम ये सोचते हैं, बंगला, जमीन, ये सब होती है। लेकिन नालायकों, बहुत खतरनाक बात जो यहाँ हमें समझनी है, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है जमीन जायदाद नहीं, ओनरशिप। क्या मतलब है, ओनरशिप, कि उसकी ओनरशिप, हिंदी में अगर बोलूं तो मालिकाना अधिकार, कि आज के बाद आप इस सामान के, आप इस पेन के क्या हैं, मालिक हैं। आपके पास इसका 100% राइट है यूज करने का, अपने पास रखने का, तोड़ने का, फेंक के मारो, तोड़ दो, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने इसके पैसे दिए, आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया, आप इसके ओनर हैं। ओनरशिप को जानबूझकर, देख लो कितने मजे ले लिए लॉ ने हमसे, ओनरशिप को जानबूझकर लॉ ने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, ठीक है। रिश्ता वही, सोच नहीं, नया नाम दे दिया, ठीक है। इस प्यार को क्या नाम दूं, प्रॉपर्टी। और सबसे खतरनाक वर्ड जो बहुत जरूरी है, एक्ट ही किसके ऊपर बेस्ड है, एक्ट ही बेस्ड है गुड्स के ऊपर, राइट। कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप किसकी जाएगी, गुड्स की जाएगी, समझ ना बात। किसको जाएगी, टू द बायर। तो अगला पर्सन कौन आया, बायर। और सबसे मजेदार बात, क्यों जाएगी, क्यों, वाई दिस कोला वेरी डी फॉर अ प्राइस। तो भैया क्यों जाएगी, पैसों के लिए जाएगी। सामान खरीद रहे, बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई क्या है, पैसों के लिए तो कर रहे हैं ना। और मुझे बता, अगर आपके मम्मी या पापा में से कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर रहे, समझ में बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये एक्ट लगने वाला है, ठीक है। सुनना की ना बात। तो इसका मतलब पूरे इन शब्दों को फिर से पढ़ेंगे और एक करके पढ़ेंगे। देखो ये ना, ये मैंने अलग अलग लिखे हैं, लेकिन अगर आप लीगल डेफिनेशन देखोगे तो लीगल डेफिनेशन तो मैंने ब्रेक करके लिख दी, उन्होंने वन गो में लिख रखी, यानी एक ही लाइन में पूरी डेफिनेशन बता दी उन्होंने। तो अगर कोई कहे आज के बाद कि सेल्स ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप एक ही लाइन में क्या याद करोगे, एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स ओनरशिप गुड्स की टू द बायर किसको ग्राहक को क्यों पैसों के लिए समझ में ना बात। तो सेलर ट्रांसफर और एग्री ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस राइट। अब इसका मतलब क्या है इन्हीं बातों से अब ये जो दो बातें हमारे सामने आई इन दो बातों से क्या बात निकल के आई इन दो बातों से बात निकली कि आज एक बात हमें समझ में आ गई आज की बात सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या कवर करता है दो चीजों को कवर कर लेता है। एक तो सेल को भी सेल जो अभी बेच रहा हूं सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल और जो मैं फ्यूचर में बेचूंगा वो सेल भी कवर करता है। यानी कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट में देखो वर्ड क्या लिखा है सेल्स ऑफ गुड एक्ट में तो वर्ड लिखा है सेल खतरनाक बात क्या वर्ड लिखा है सेल लिखा है ना। अब देखो ध्यान से लेकिन सेल होते हुए भी अब अगर थोड़ी इंग्लिश पे जाए तो प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस की बात करें तो सेल क्या है सेल है प्रेजेंट टेंस सेल मतलब अभी मैं बेच रहा हूं लेकिन सेल वर्ड होते हुए भी राज की बात क्या है वो क्या कवर करता है एग्रीमेंट टू सेल भी कवर करता है। ठीक है ना। तो गाना गाते हुए राज की बात बताएं तो भैया राज की बात ये है भाई और बहनों कि सेल के साथ साथ हमें एग्रीमेंट टू सेल को भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर करेंगे। तो देखो नाम भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं इसका नाम ये कर देता सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉमा एग्रीमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 तो यार टाइटल में उलझे रह जाते। तो उन्होंने कहा अंदर बात डाल देंगे कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों इसी एक्ट में कवर की जाएंगी। बात समझ में आ चुकी होगी सर बिल्कुल समझ में आ गई है ना मजा ही आएगा सर अब तो। यानी कि आज हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है और इनके बारे में पढ़ते ही है ना आज का टॉपिक एंड हो जाएगा मजा ही आ जाएगा। राइट अब देखो क्या लिखा है अगर देखा जाए तो जितनी भी ये सारी बातें आपने अभी समझी इनके क्या बना दिए गए इनके अलग अलग टॉपिक बना दिए गए और उसे क्या नाम दिया प्यार से उसे हमने नाम दे दिया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम दिया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सबसे पहली बात अगर आप देखो ठीक है यहीं से नोट्स में एक वर्ड क्या है सेलर दूसरा वर्ड क्या है बायर। तो सेलर और बायर को पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और गुड्स तो मुद्दा ही है मेन उसको पढ़ना पड़ेगा और प्राइस को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें बातें पढ़नी है आज मोटी मोटी। देखो क्या लिखा है बायर सेक्शन 2 और अगर तुम्हें याद हो ठीक है ना क्या तुम्हें याद है अगर तुम्हें याद हो तो मुझे एक बात बताओ मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एक बार बताई थी जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं मोस्टली जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो ज्यादातर किस में दी जाती हैं सेक्शन 2 में ही लिखी जाती हैं और उनके सब सेक्शन बना दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन H अलग हो गया G अलग हो गया J अलग हो गया याद आ गया ना आंसर याद आ गया। ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी जो बेसिक्स डेफिनेशन बनाई गई तो वो सारी 2 में ही है सबके क्या बना दिए गए हैं सब सेक्शन बना दिए गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना अगर मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स तो वो सेक्शन 2 में नहीं है। रात की बात याद रखना वो सेक्शन 2 में कवर नहीं है वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में ही कवर है। एक ऐसा सेक्शन जिसने लॉ के खुद के बेसिक्स को चैलेंज दे दिया कि डेफिनेशन हम सेक्शन 2 में बनाते हैं पर सेल्स ऑफ गुड्स की जो मेन डेफिनेशन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल उसी को हमने किस में दिया सेक्शन 4(1) में दिया। एक यही एक्सेप्शन हमारे सामने आता है ठीक है बाकी कोई टेंशन नहीं है। देखो बायर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेलर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बायर का मतलब क्या होगा ये कोई बताने वाली बात है बताओ इंसल्ट है में ऐसे शब्द मिलने हैं। बायर मीन्स द पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय। ये क्या बात हुई सर ये क्या बात हुई है ना। रसगुल्ला क्या होता है रसगुल्ला मीन्स अ मिठाई वेयर हैव गुल्ला एंड अ रस। ये क्या बात हुई भाई पर क्या करें भैया लॉ बनाने वालों का दिमाग चल गया होगा उन्होंने ऐसी अजीब सी डेफिनेशन बना दी। लेकिन इस डेफिनेशन में जो मेन चीज है ना वो बड़ी खतरनाक है जिसमें तुमने गौर किया हो। वो मेन चीज क्या है
भाई बायर वो होगा जो सामान खरीदेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बायर वो भी होगा जो सामान खरीदने के लिए एग्री करेगा, यानी कि जो सामान खरीदने का वादा करेगा कि मैं अगले महीने, कल, परसों, 2 महीने बाद तुमसे सामान खरीदूंगा। इसलिए डेफिनेशन में एक बात लिखी गई, एग्री टू बाय, ठीक है ना, राइट। देखो ये लिखी है बात, नॉट ओनली द पर्सन हु बाय बट ऑल्सो द पर्सन हु एग्री टू बाय। सिर्फ वो बंदा नहीं जो खरीद रहा है, सिर्फ वो बंदा भी कवर होगा जो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा फ्यूचर में। समझदार बात है। सेलर, देखो सेलर का मतलब क्या, एक ऐसा बंदा जो सामान बेचेगा। बताओ क्या कर रहे हैं, पता नहीं। या फिर मजेदार बात, एग्री टू सेल, जो सामान खरीदने के लिए एग्री करेगा, एग्री टू सेल। इसका मतलब क्या है, सेलर वो नहीं होता जो सामान बेचता है, सेलर वो भी होता है जो फ्यूचर में बेचने का वादा करता है। तो मैं ना बात, वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वही वाली बात। तो फ्यूचर में बेचने का वादा करता है, एग्री टू सेल। अब देखो, जो अब तक की तुम्हें खास बात बता चुका हूं मैं, फिर से सुन लो। पहली वाली डेफिनेशन से और इन दोनों डेफिनेशन से एक बात हमारे घुटनों तक पहुंचनी चाहिए, क्या, कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल, सेल के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल भी कवर करता है। यानी कि प्रेजेंट सेल को भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट कवर करता है, प्रेजेंट सेल के साथ साथ फ्यूचर सेल को भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट कवर करता है। समझ आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गई, मजा ही आ गया। अब सुनना ध्यान से अगली खतरनाक बात। अब एक बात तो तुम्हें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पड़ा। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन यहाँ लगते हैं, है ना, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और पिताजी के सारे गुण, क्वालिटीज बच्चे में ट्रांसफर की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि सर सेलर, यानी कि दो पार्टीज जो होंगी, है ना, जिसमें यहाँ पे हम सेलर बोलेंगे और बायर बोलेंगे, तो दो लोग यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दो लोगों को अलग अलग आइडेंटिटी दी जानी चाहिए। यानी सेलर एक अलग ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और बायर एक अलग पर्सन होना चाहिए, है ना, अगर बेटी मोटी मोटी बात करें तो। हालांकि ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक फर्म से भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम ये बात बोलेंगे कि भाई दो जने होने जरूरी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कभी खुद से नहीं हो सकता। हम गाना तो गा सकते हैं, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, है ना, आई लव माई सेल्फ, लेकिन भैया आप कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं कर सकते। ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत डिटेल में समझाई मैंने आपको, क्योंकि कोर्ट में आप खुद ही के ऊपर केस करोगे और खुद ही को डिफेंड करोगे, कहोगे मैंने खुद से कॉन्ट्रैक्ट किया, खुद ही के साथ बेईमानी कर ली और खुद ही को बचाना है, तो दो वकील खड़े होंगे खुद को सजा देने के लिए और खुद ही को बचाने के लिए। याद आ गई ना बात? हाँ सर याद आ गई बात। इसलिए इसी बात को मैंने पहले कहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो कितना तरीके से पढ़ना वहां जरूरी है, वही बात यहां लगी। इसलिए लिखा है एक पर्सन, सिंगल पर्सन, यानी कि वन पर्सन, सिंगल पर्सन, वो सेलर भी नहीं हो सकता और वो बायर भी नहीं हो सकता। यानी कि दोनों का क्या होना जरूरी है, दोनों लोगों का सेपरेट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी टू पर्सन, यानी कि दो लोगों का होना जरूरी है। आप खुद से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन खुद से शादी नहीं कर सकते, ऐसी खुद से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स नहीं कर सकते और खुद से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया। हाँ सर बात समझ में आ गई। अब एक बहुत जबरदस्त केस आया, सुनना ध्यान से। अब मुझे बताओ, पार्टनरशिप तो आपने पढ़ी है, पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजन है वो इतनी बात समझ में आ चुकी है कि अब तक वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है बातें, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब डिसोल्यूशन हुआ एक बार, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या फर्म की असेट्स जो भी होती हैं, प्रॉपर्टी जो भी होती है फर्म की, क्या वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती, नहीं कर दी जाती? हाँ सर, फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो फर्म की होती हैं, यानी कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती हैं और वो पार्टनर को बांट दी जाती हैं जब डिसोल्यूशन होता है। या आप अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकल करते आए हो। अब बात क्या हुई, एक केस आया बहुत ही जबरदस्त। उस केस में क्या हुआ, ये माना गया कि जब किसी फर्म ने डिसोल्यूशन के टाइम पर अपने पार्टनर को, है ना, आपस में क्या बांटी गई, प्रॉपर्टीज बांटी गई, तो उन्होंने ये कहा
कि भाई मेरे साथ बेईमानी हुई है, एक पार्टनर ने बोला मेरे साथ बेईमानी हुई है, और उसने केस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं किया, उसने केस का बेस बनाया सेल्स ऑफ गुड एक्ट। उसने बोला एज पर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये प्रोविजन लगते हैं, और सामान खरीदने बेचने पर, है ना, ये वाली बात सामने आती है तो मुझे इसका कंपनसेशन, या मेरे साथ इस तरीके से बेईमानी की गई है। ठीक है, अब जब जज के पास, है ना, जज तो महान है भैया, ठीक है ना, अब महान लोगों के पास जब केस गया तो उन्होंने ये बोला कि भाई सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, चाहे आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट से केस लड़ लो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस लड़ लो, दो जनों का होना बहुत जरूरी, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ाई करे और दोनों केस कोर्ट में लड़े, दो सेपरेट पर्सन। तो उस बंदे ने पता क्या बोला, उस बंदे ने बोला सर मैं तो पार्टनर हूं, ठीक है, और मैंने, है ना, जो केस किया या मेरी जो लड़ाई है वो किससे है, वो फर्म से है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं अलग और मेरी फर्म अलग, तो ये सेपरेट आइडेंटिटी हो गई। जैसे अकाउंट्स वाले सर आपको बताते हैं कि भाई सेपरेट आइडेंटिटी हो गई, मैं बिजनेस की तरफ से एंट्रीज डालता हूं, है ना, अपनी तरफ से नहीं डालता। तो बिजनेस मुझसे कैश लेता है तो सबसे बेसिक एंट्री कैश टू कैपिटल हम डालते हैं, तो हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन भैया गुजरात एक बहुत ही मजेदार स्टेट, उसने बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और बोला कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी, ये डिसीजन आया कि जब एक पार्टनर अपने फर्म से डिसोल्यूशन करेगा या फिर कह दो रिटायरमेंट लेगा, ठीक है, तो जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, समझ में आई ना बात, अमाउंट डज नॉट अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स, हम उसे सेल ऑफ गुड्स में कवर नहीं करेंगे। क्यों? सबसे खतरनाक बात आती है क्यों भाई, क्यों, वाई दिस कोलैबोरेटिव, ध्यान से समझना इस बात को। क्योंकि पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर एंड दे कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड बायर। यानी जो पार्टनर है हमारे, जो पार्टनर है फर्म के, और आप जानते हो वो क्या होते हैं, वो जॉइंट ओनर होते हैं, यानी कि वो अपनी फर्म की असेट के जॉइंट ओनर होते हैं। मान लो भैया ये फर्म में कुर्सी रखी है, ठीक है जी, समझ में आई ना बात, ये कुर्सी रखी है। अब फर्म के तीन पार्टनर हैं, जैसे बचपन में वो सीखते आ रहे हैं ना, ए बी और सी, है ना, सी बेचारा परेशान, यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, राइट। अब देखा जाए तो ये चेयर ए बी सी की नहीं है, ये चेयर किसकी है, ये चेयर है हमारी फर्म की। हाँ सर ये बात तो मैं समझ में आती है, तुम्हें बताइए। तो वो असेट फर्म के नाम पे खरीद जाती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फर्म में है कौन, ए बी सी है, मान लो बराबर के पार्टनर है। तो एक्चुअली में देखा जाए इस केस का मतलब क्या निकल के आया, इस केस का मतलब निकल के आया कि अगर मैं इस चेयर को तीन हिस्सों में बांटूं तो इतना हिस्सा तो ए का हो गया, इतना हिस्सा बी का हो गया और इतना हिस्सा सी का हो गया। यानी कि 33% पर क्या होगा, चेयर को बांटा जाएगा। और अगर आप इसे घर ले जाओगे, हालांकि ये है ना समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो इतना हिस्सा काट कर तो ए ले जाएगा, इतना हिस्सा काट कर बी ले जाएगा, और नीचे के चार पैर काट कर कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। क्योंकि वो अपनी फर्म की असेट के क्या माने जाते हैं, जॉइंट ओनर्स माने जाते हैं। समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक केस है, बहुत ही समझने वाला केस है। क्या माने गए सर, जॉइंट ओनर्स माने गए, राइट। अब एक बात देखो, ये तो चलो आपको लग रहा है सर चेयर कैसे तोड़ेंगे, ऐसे अगर गुड्स हैं, है ना, गुड्स के 90 पैकेट हैं, तो 30 किसके हो गए, ए के, 30 बी के हो गए और 30 सी के हो गए। अब तो वो घर ले जाएगा ना, समझ में बात। अब अगर ए अगर अपने पैकेट्स को या अपना हिस्सा घर लेके जाएगा तो किससे लेके जाएगा, फर्म से। फर्म में वो क्या है, इक्वल पार्टनर है, राइट। तो फर्म में उसकी 33% की फर्म है, अपने ही फर्म में, है ना, फर्म के हिस्से को या फर्म की किसी प्रॉपर्टी के हिस्से को खुद को ए को ही बेचना है। यानी ए खुद फर्म का मालिक है, ठीक है, और खुद ही फर्म के हिस्से को, फर्म की प्रॉपर्टी को खुद को बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एज अ पार्टनर ऑफ फर्म सेलिंग द गुड्स टू ए एज अ सेपरेट पर्सन। जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जज साहब ने क्या लिखा, हम आज के बाद आप अकाउंट्स में किसी भी तरीके से सीखकर
एंट्री डालते हो अकाउंट्स में, तो आप ये डालते हो ना, फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। लॉ में ये बोला पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं, तो पार्टनर क्या नहीं हो सकते, सेलर और बायर दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो केस का डिसीजन क्या रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डज नॉट अमाउंट्स टू सेल ऑफ गुड्स, डज नॉट अमाउंट्स टू सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर, यानी उस कुर्सी के जो ओनर है वो ए भी है, तो ए इज ऑल्सो द ओनर एंड दे कैन नॉट बी सेलर एंड बायर, एंड ए इज ऑल्सो द बायर। अब ए ही ओनर है और ए ही उस ओनरशिप को अब खुद को बेच रहा है बायर बनकर। तो जज साहब ने कहा भैया ये नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस याद रखेंगे, ये पार्टनरशिप में भी काम आएगा। ठीक है, वहां रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको यही याद हो गया। पहला ही केस, पहले ही दिन क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी, पार्टनर ऑफ द फर्म आर नॉट द बायर एंड सेलर, पार्टनर बायर और सेलर नहीं हो सकते। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इस एक्ट की जान है, राइट, जिसके बिना है ना ये एक्ट अधूरा है। ठीक है, अधूरा में तेरे बिना, इस अधूरी बात और रात की तरह, है ना। तो देखो भाई, वो है गुड्स। अगर ये ही नहीं जाना तो फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट का नाम कैसे सार्थक होगा। ठीक है ना, सेल तो जाना हमने, लेकिन गुड्स क्या है। अब शोर मच गया, सर गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स को कैसे याद करें, मतलब हम क्या सोचे गुड्स क्या होता है। ठीक है, अब एक बात देखो, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। सर क्या ये सेक्शन याद करना है? जी हाँ भाई और बहनों, जी हाँ ये सेक्शन याद करना है। नालायकों, अगर सेल्स ऑफ गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन का सेक्शन याद नहीं किया और ये सेक्शन याद नहीं किया तो फायदा क्या हुआ, पूरा का पूरा एक्ट ही इस पे टिका है। तो गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक ही लाइन में खेल खत्म, पैसा हजम। एक ही लाइन में क्या बोला, गुड्स का मतलब होगा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, यानी जिसे आप सरकाकर, खिसकाकर, धक्का देकर दूसरी जगह ले जाओ, या फिर किसी आप बहुत आराम से चला कर, चल भाई चल चल रहे हैं तो ले गए। अगर आप किसी भी चीज को जोर लगाकर या आराम से प्यार से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाया जाएगा, गुड्स कहलाया जाएगा। एवरी काइंड, क्या खतरनाक वर्ड लिखा है, एवरी काइंड, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे ही आया तो केस पे केस बनने शुरू हो गए, केस पे केस बनने शुरू हो गए। सर ये चक्कर क्या है, तो मुझे बताओ, क्या शेयर्स जो आप शेयर मार्केट से खरीदते हैं और वो अब आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं, डीमेट अकाउंट सोचो ना मोबाइल वॉलेट की तरह, यानी कि जैसे आपके पेटीएम में, गूगल पे पर या फोन पे पे जितने पैसे पड़े हैं वॉलेट के अंदर, ऐसे ही शेयर भी वॉलेट के टाइप पे चलता है और जितने शेयर्स आपके उस वॉलेट के अंदर दिखा रहा है, ठीक है ना, वो आपके नाम पे शेयर्स हैं। ठीक है, समझ ना बात। अब मुझे बताओ कि शेयर्स गुड्स की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे, या हम कह देंगे शेयर गुड्स नहीं है। ठीक है, क्या मूवेबल है या नहीं है, भैया मूवेबल है। और देखो 1930 का एक्ट है, पहले जमाने में क्या होता था, ये तो डीमैटेरियलाइजेशन अब हुआ है, डीमेट अकाउंट, है ना। पहले शेयर सर्टिफिकेट बना करते थे, शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता था भाई इतने शेयर्स, है ना, या मान लो 100 शेयर्स ये इस पर्सन के नाम है, भैया ये अंकुर के नाम है। तो मेरे घर पे शेयर सर्टिफिकेट आता था जिससे मैं मानता था कि भाई इतने शेयर मेरे नाम पे हैं। तो जज साहब ने क्या बोला, शेयर आपको फिजिकली दिख नहीं रहे कि ये एक शेयर है, ये दूसरा शेयर है ना, ना मुन्ना ना, शेयर दिख नहीं रहे, वो है वर्चुअल फॉर्म में आपके वॉलेट के अंदर, लेकिन फिर भी आप उसे क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। तो समझा की बात। ऐसे करते करते केस बढ़ते चले गए, गुड्स क्या होता है ना, गुड्स क्या नहीं होता ये अभी देखेंगे, पहले ये सोच लो गुड्स क्या होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब केस हुए तो फिर पूछा गया आपके गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक, ठीक है, राइट, जिस भी चीज में आप डील कर रहे हैं
क्या वो गुड्स है या नहीं है? जज साहब ने कहा बिल्कुल गुड्स है, टेंशन वाली क्या बात है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं मोबाइल में डील कर रहा हूं तो मेरे पास जितने भी मोबाइल रखे होंगे वो सब क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो मेरा स्टॉक है। आप अकाउंट्स के महारथी हैं, स्टॉक के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं, है ना की बात, सब एक इंसल्ट वाली बात है, स्टॉक बताओगे हमें, ठीक है ना। शेयर्स बता दिया, घास, क्रॉप्स, ठीक है ना, राइट। तो वही वाली बात है, तो क्या जो जमीन में छोटी छोटी घास उगती है क्या वो गुड्स है कि नहीं है? सर वो गुड्स, सर वो बिकती है, हाँ बिकती है भाई। आर्टिफिशियल जो बनी बनाई ग्रास आती है वो वहीं से सीधा के सीधा पैडी के पैडी उठा के हम क्या कर देते हैं, दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो होटल्स वगैरह में होता है, तो बिकती है, इसलिए वो क्या है, गुड्स है। तो मैं ना बात, तो ग्रास भी हो गया, क्रॉप तो कोई बताने वाली बात नहीं है। गेहूं, चावल गुड्स है कि नहीं है? भैया वो उगेगा, फिर उसको अलग से थ्रेशिंग करेंगे और गेहूं को बेचा जाता है, चावल को बेचा जाता है, तो वो क्या है, गुड्स है। एक ही मोटिव है, बस आपको ये चेक करना है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है या नहीं जा रहा। अब सबसे खतरनाक बात, क्या कोई पेड़ है कि नहीं, बात बचपन में ऐसे पेड़ बनाते थे ना, क्या कोई पेड़, यहाँ तुम बैठे हो, क्या वो पेड़ गुड्स है या नहीं है? सोच रहे हो बहुत ही दिमाग लगा के, क्या पेड़ को सरका कर ले जाओगे दूसरी जगह, है ना। यहाँ खड़े खड़े बोल रहा होगा ना, भाई हाँ चल मेरे घर के पास चल, दोनों बातें भी क्या करेंगे, ठीक है, मैं तेरे साथ बैठ जाया करूंगा, दोनों बात करेंगे, गुड्स होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर पेड़ को काट दिया गया, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, अगर पेड़ को सीवर्ड यानी कि काट दिया गया और उसकी लकड़ियां बना दी गई, लॉग बना दिया गया, ठीक है, समझ गए ना। अब उस लकड़ी को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ले जा सकते हैं। तो जंगल में जब लकड़ी कटती है, पेड़ काटे जाते हैं, उससे तो हमारा फर्नीचर बनता है। जैसे ही वो पेड़ कट गया और जमीन पर गिर गया, उस टाइम से वो गुड्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि अब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसका के ले जाएंगे। समझ आ गई ना बात, ठीक है। इसलिए क्या बात लिखी है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई और बहनों, क्या बात लिखी है, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड, जिसे कट किया जा सकता है, कब, बिफोर द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बिफोर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जिसे काट के आप बेच सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो पिक है इसलिए आपके लगा के दिए मैंने। गुड्स इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर तो केस चला गया था कोर्ट में, और थिंग्स अटैच टू लैंड, जिसे आप काटने के बाद बेच सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बात और आई, क्या गैस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, राइट, क्या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्या ये गुड्स होंगे या नहीं होंगे? सोच के समझ के जवाब दें। क्या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गुड्स हैं या नहीं है भाई और बहनों, है या नहीं है, बताइए प्लीज। गैस, ठीक है, एलपीजी वाली, सीएनजी वाली, तुम्हारे घर में खाना बन रहा है ना, राइट, तो गैस घर पे आ रही है, चाहे वो सिलेंडर आ रहा हो, चाहे वो पाइपलाइन से आ रही हो। ठीक है, अब आजकल सीएनजी कार चल रही है, तो सीएनजी क्या वो बताओ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नहीं जा रही? तो भैया मूवी वाली तो है, ठीक है ना, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर पंप पे पहुंची, पंप से आपकी गाड़ी में, और फिर आपकी गाड़ी चल रही है, तो गैस इज अ गुड्स। बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या नहीं है? भैया बताओ, जब लाइट चली जाती है आपके शहर में कभी, तो आप क्या बोलते हो, भैया लाइट चली गई, बिजली चली गई, है ना, या फिर लाइट आ गई तो बिजली आ गई। अपने रिजल्ट के पास होने पे इतनी खुशी नहीं होती, जब लाइट जाने के बाद हम ये देख के आते, चेक करियो, ठीक है, पड़ोसी की आ रही नहीं आ रही है, अरे पापा पड़ोसी की भी नहीं आ रही, उनकी भी चली गई, ठीक है, या बिजली लाइट आने पर, अरे भैया लाइट आ गई, मजा आ गया, ठीक है, तो लाइट आने पर इतनी खुशी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली चली गई, बिजली आ रही है, लेकिन पता आज तक ये पता नहीं लगा भाई बिजली चली गई, कहाँ चली गई, ठीक है, लाइट आ गई, कहाँ से आ गई, कहीं कहाँ थी वो, ये पता नहीं लगा। लेकिन सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने ये बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो आ रही है और जा रही है। पानी, है ना,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ हो जाए उसके जैसा। तो बताओ पानी गुड्स है या नहीं है? सर ये तो हम मार्केट से खरीदते हैं नलायको, तो वाटर भी क्या है? गुड्स है। मैं ना बात, अब मैंने ये मान लो नोट्स बनाए, जो मैंने आपको जितने भी नोट्स दिए बुक फॉर्म पे, मैंने उस बुक को क्या करा लिया? कॉपीराइट करा लिया। ठीक है। 3 इडियट देखिए, 3 इडियट, 3 इडियट में आपने देखा होगा कि जो रेंचो होता है और वो एंड में जाते तो पता है रेंचो के नाम पे 300 से ज्यादा पेटेंट है। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। वांगड़ू? पिया वांगड़ू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है, यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। मतलब तू चतुर का वांगड़ू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? यानी उसने 300 से ज्यादा आविष्कार कर रखे हैं। तो रेंचो ने अपनी डिस्कवरी आविष्कार करके उन्हें क्या बना दिया? पेटेंट कर दिया उन अपने नाम पर। ठीक है। और अगर आप देखते हैं, आपने नाइकी के जूते पहन रखे हैं, है ना, ऑडी की कार लेंगे हम, राइट। इस तरीके से एक लोगो को क्या करा दिया गया? लोगो को रजिस्टर्ड करा दिया गया। तो उसे हमने क्या नाम दिया? ट्रेडमार्क। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, क्या ये गुड्स होंगे या नहीं होंगे? बताओ, क्या ये गुड्स होंगे या नहीं होंगे? थोड़ी अकल लगाओ। सर ये सर समझ में नहीं आ रही बात कि क्या करें इनका, ये बताओ गुड्स होंगे या नहीं होंगे? एक बात बताओ, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? अरे भाई मेरी बुक मेरे नाम पे पेटेंट है, मैंने कॉपीराइट है, मैंने किसी और को सेल कर दिया, अपना पेटेंट कॉपीराइट बेच दिया, क्या टेंशन है? ठीक है ना, राइट। मेरे को लगा मेरा लोगो नया होना चाहिए, किसी ने मेरे लोगो को कहा कि सर अपना लोगो हमें बेच दो लीगली, तो मैंने अपना लोगो क्या कर दिया? सेल कर दिया, मैं अपना नया लोगो बना दूंगा। तो भाई मैं अगर उसे बेच रहा हूं तो मेरा लोगो या मेरा पेटेंट वर्चुअली, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट खातों में क्या हो रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है, शेयर्स की तरह ही। तो इसका मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी गुड्स होता है, गुड्स। तो समझ में आ गई बात है कि नहीं? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाओ, अगर कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में या शेयर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क के वर्चुअल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है आराम से, प्यार से, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उस प्यार को हम नाम देंगे गुड्स। अब अगली बात जो मुद्दे की है वो ये है, गुड्स क्या नहीं होते। यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया गुड्स क्या होते हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है एक्चुअली में गुड्स क्या नहीं होते। कौन सी चीज गुड्स में नहीं आएगी? बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से, कौन सी चीज गुड्स में नहीं आएगी। सबसे पहली बात लिखिए एक्शनेबल क्लेम, यानी कि क्लेम। क्लेम मतलब मैंने कोई चीज कोर्ट से क्या करी है? स्यू करके मांगी है, यानी कोर्ट से लड़कर मांगी है। ठीक है ना, मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी है, राइट। आज भी जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, विवाद होता है, तो आज भी वो ये बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। याद आ गया डायलॉग अक्षय कुमार का जॉली LLB 2। आज भी अगर विवाद हो रहा है तो हम यही बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, वहां से अपना हक मांगूंगा। इसका मतलब क्या है? कोर्ट से लड़कर मैंने क्या मांगा? कोर्ट से लड़कर मैंने अपना अधिकार मांगा और अपना क्लेम मांगा, यानी कि मैंने अपने पैसे मांगे, यानी कि डेटर। मैंने डेटर के ऊपर केस कर अपने पैसे क्लेम किए, राइट। अगर कोई पैसा, सुनना ध्यान से, अगर कोई पैसा कोर्ट में लड़कर लड़ाई कर जॉली LLB की तरह मुझे मिलेगा जज के डिसीजन से, तो वो जो क्लेम कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैंने क्या लिया? उस क्लेम के लिए मैंने एक्शन लिया, राइट। क्या लिया? एक्शन लिया। इसलिए कानूनी लड़ाई लड़कर जो पैसा मुझे मिलेगा उसे हम क्या नाम देंगे? एक्शनेबल क्लेम। यानी कि कोई डेटर अगर मुझे पैसे नहीं दे रहा और मुझे लड़कर कोर्ट में जाकर लड़ने के बाद उससे पैसा खींचना पड़ेगा, जज ऑर्डर देगा, है ना, यू आर गिल्टी, पैसा दो सर को वापस, ठीक है, तो भैया मैं उसे क्या नाम दूंगा? एक्शनेबल क्लेम। अब सोचो एक्शनेबल क्लेम का भी गुड्स हो सकता है, बहुत ध्यान समझना। एक्शनेबल क्लेम यानी कि कोर्ट केस, अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो कोर्ट केस, है ना,
क्या कोई कोर्ट केस कभी गुड्स बन सकता है? यानी कि सुनो एक बात ध्यान से, मुझे किसी बच्चे से फीस लेनी थी, ठीक है, उसने फीस नहीं दी, तो मुझे लगा फीस बड़ी मोटी थी, मान लो, है ना, 2-4 लाख रुपए की फीस थी। मैंने तुमसे बोला एक काम करो, मुझे उस बंदे के ऊपर केस करना है, ठीक है यार, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी चक्कर काटूंगा, तुम तो यार कानून पढ़े लिखे हो, तुम निकले LLB लॉयर फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत बड़े। तो मैंने कहा मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा यार, है ना, मेरी छोटी सी मदद कर दो, मेरा क्लेम फंस रहा है 2 लाख रुपए का, डेटर से 2 लाख रुपए लेने दे नहीं रहा, क्लेम फंसा 2 लाख रुपए का, मुझे तुम 1.5 लाख रुपए दे दो और मेरा डेटर खरीद लो मुझसे और फिर उसके ऊपर केस कर लेना, मुझे तो 1.5 लाख रुपए दे दो, मैं 1.5 लाख में खुश हूं, आज के बाद ये डेटर तुम्हारा हुआ, मैंने तुम्हें बेच दिया। समझ आ रही बात? तुम कह रहे हो सर चिंता मत करो हम ले लेंगे। मैंने कहा 2 लाख तो ले लेना, साथ में जो मेंटल टॉर्चर हुआ है ना, सेक्शन 73 स्पेशल डैमेज, इन सब में पूछ जाना, अलग से पैसा और लेना, मेंटल टॉर्चर का, स्पेशल डैमेजेस का भी पैसा लेना, जितना वसूल सकते हो ना खींच लो, बस खींच लो, जितना वसूल सकते हो खींचे चले जाओ। तो 2 के 4, 5, 6 वो सब तुम्हारा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे तो बस 1.5 लाख दे दो। अब नलायकों, मेरा वो क्या था, मेरा वो एक्शनेबल क्लेम था जिसे मुझे केस करके 2 लाख रुपए निकलवाने थे, तो क्या मैं तुम्हें बेच दूं कि तुम खरीद लो? तो जज साहब ने बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्या कर रहे हो, डेटर को बेच रहे हो, डेटर का भी बिक सकता है क्या? तुम्हारा क्लेम है, तुम क्लेम करो, तुम कोर्ट जाओ, तुम्हारी और उनकी लड़ाई होगी, कोर्ट में 2 पार्टी होनी चाहिए, जो एक सेलर होगा एक बायर होगा, पार्टी 1 पार्टी 2। एक्स पार्टी को बेच दिया तुमने डेटर, तो भैया इंसान को बेच दोगे क्या? जज साहब ने क्या बोला, इसलिए कोर्ट केस सेल नहीं हो सकता कि मेरे बिहाफ पे तुम लड़ रहे ना, इसके बदले मुझे पैसे दे दो, ना जीते तो पता लगा वो है ना खतरनाक वकील को लिया है, अक्षय कुमार को लिया है, जॉली एलबी को लिया है ना, KD पाठक को लिया है, जो केस हारते हारते जिता देता है कि नहीं बात? तो ना जीते तो तुम्हारे तो 1.5 लाख रुपए भी गए, वहां से पैसे भी नहीं गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग होगा। तो जज साहब ने कहा भाई ये तो कंटीजेंट, समझ रहे हो ना, कंटीजेंट एसेट्स की तरह होगी ये बात, कि मिलेगा पता नहीं मिलेगा, तो कंटीजेंसी क्रिएट कर रहे हो, पक्का थोड़ी है। तो इसका मतलब कोर्ट केस या एक्शनेबल क्लेम कभी भी सेल नहीं हो सकते, और अगर वो सेल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम उन्हें गुड्स नहीं मानेंगे। हम उन्हें क्या नहीं मानेंगे? हम उन्हें गुड्स नहीं मानेंगे। तो आज के बाद क्या याद रखोगे? एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम, एक ऐसा पैसा जिसपे केस कर कर, एक्शन कर कर निकाला जाए, वो कभी गुड्स नहीं हो सकता। अब वैसे तो लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, है कि नहीं बात? लिखा है ना। एक बच्चा है तुम्हारी तरह खतरनाक, कह रहा है सर एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, या आप और मैं ही है, हम भी तो गुड्स हुए। मैंने कहा क्यों? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह जाई जा सकती है, ले जाई जा सकती है, वो क्या है? गुड्स हो गए। तो हम भी तो एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। कह रहा सर कानूनी लीगली सोचो सर, ये बात है ना, मजाक में नहीं। तो मैंने कहा ये क्या बात कह दी? अब कायदे में तो हम क्या बन गए? गुड्स बन गए, क्योंकि हम तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यार तो इंसानों को उस कैटेगरी में मत रखना कि सर बच्चा है बच्चे को बेच देंगे, है कि नहीं बात? तो भैया अगर तुम्हें बताओ बच्चों को खरीदना बेचना, इंसानों को खरीदना बेचना क्या है? इल्लीगल है ना, इल्लीगल काम है, वो IPC में अलग से लिखा है। तो हम पिताजी IPC को ओवर रूल नहीं कर सकते। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था, हम भी तो दूसरे के जा सकते हैं, तो हम भी क्या हुए? गुड्स हुए, ठीक है। लेकिन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अगर कोई भी चीज मूवेबल है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापा से ऊपर निकल जाएगी, दद्दू से ऊपर निकल जाएगी, दद्दू से, ऐसा नहीं हो सकता। IPC इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल एक्ट, है कि नहीं बात? उसमें लिखी है बात भाई इंसानों की खरीद बेच, मैंने कॉन्टेंट में पढ़ाया आपको, इंसानों की खरीद बेच लीगल नहीं होती। तो एक बात ध्यान रखना, अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कोई भी चीज डेफिनेशन में कवर हो रही है, इंसानों को बेचना, सर बच्चा बेच दूंगा मैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो गुड्स अगर आ रहा है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर कर लोगे और IPC से ऊपर निकल जाओगे ना। मुन्ना ना, दद्दू से ऊपर नहीं निकलना, ठीक है, समझ गए ना बात? तो जितना लिखा उस पर फोकस करेंगे, हमारी बातें तो अपने आप समझ जाओगे बाद में। अगली बहुत ही मजेदार बात सुनना ध्यान से, क्या ये 10 रुपए का नोट, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा है सोनम गुप्ता बेवफा है, ठीक है, बहुत चलाता है ना, ये गुड्स है या नहीं है? सोचो ध्यान से, क्या ये करेंसी नोट गुड्स है या नहीं है? या फिर ये
₹5 का सिक्का, ₹1 का सिक्का, 10 का सिक्का, क्या ये दोनों चीजें गुड्स होंगी या नहीं होंगी? सोच समझ के जवाब देना है। बोलो। अब यार आपको लग रहा है सर ये, अच्छा ये बताओ, ये पेपर है या ये फेस वैल्यू की वैल्यू है? पेपर तो मान लो ये ₹1 का हो, लेकिन इस पे लिखे कितने ₹10 ना, तो नलायक को ₹10 की कीमत है, फेस की कीमत है, इसके मटेरियल की कीमत नहीं है। समझ रहे बात को? इसके मटेरियल कीमत नहीं है। सिक्का इस मेटल की कीमत नहीं है, इस मेटल के ऊपर जो लिखा है ना ₹5 इसकी कीमत है। और जब मैं गुड्स खरीदने जाऊंगा तो खरीदने के बदले जो पैसा दूंगा वो यही तो दूंगा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं ₹10 खरीद लो ₹15 में, क्या मतलब सर? ये ₹10 खरीद लो ₹15 में, ₹10 लो ₹15 मुझे दे दो, खरीद लोगे? ल्यूनेटिक कहे जाओगे, ल्यूनेटिक, इडियट। समझ आई ना बात? हाँ सर समझा के बात। मैं कह रहा हूँ 5 का सिक्का ले लो, कितने रुपए में? ये 5 का सिक्का ले लो ₹10 में, तो क्या तुम ये 5 का सिक्का ₹10 में ले लोगे? बताओ, नहीं ना, क्या कहलाए जाओगे? ल्यूनेटिक कहलाए जाओगे। यानी कि जिसको या जिसके बेस पर हम गुड्स को खरीदते हैं वो क्या कहलाई जाती है? मनी। और मनी कभी गुड्स नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एक नोट और है, ये स्पेशली आज निकाल के लाया हूं तिजोरी में से, ये नोट है। सर ये क्या है? ध्यान से देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए, ये क्या? ये 500 का नोट है जो 8 नवंबर 2016 आज रात 12 बजे से भाई और बहनों ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। राइट, ये मात्र एक कागज का टुकड़ा होंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी तब मोदी जी ने ये बोल के पता क्या बताया कि उस दिन 12 बजे के बाद से, है ना, 12 बजे के बाद से ये मनी की कैटेगरी से बाहर, किससे बाहर हो गए? ये ऑटोमेटिकली मनी की कैटेगरी से बाहर हो गए। अब पता है क्या है? अब इसके फेस की वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो? अब इसके ₹500 फेस की वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसकी वैल्यू है? कागज की वैल्यू। अब अगर मुझसे कह दो ना सर ये 500 का नोट दे दो हमें, अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो तुम्हें बाजार में 1 पैसे का भी सामान इसके बदले नहीं मिलेगा, एक टॉफी तक भी आप इससे नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। बस हेलीकॉप्टर बनाओ, हवा चलेगी, उड़ा दो, बारिश आ रही है, नाव बनाओ, तैरा दो, बचपन में ऐसे करते थे। इट इज जस्ट अ पेपर, नॉट अ करेंसी। तो अगर कोई पुराना नोट है ऐसा, अगर कोई पुराना नोट है तो अब ये पता क्या गुड्स है या नहीं है? बताओ, अब ये गुड्स है या मनी है? सोचो नलायको, जब ये अब मनी ही नहीं रहा तो ये क्या बन गया? गुड्स बन गया। भाई और बहनों ध्यान से सुनेंगे, अगर ये मनी नहीं रहा क्योंकि ये करंट फ्लो में नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया? ऑटोमेटिकली ये गुड्स बन चुका है। समझे ना बात? कंपेयर कर लो इससे। अब सोचो, दोनों कागज के टुकड़े आपके सामने हैं, ये क्या है? ये ₹1 का कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये ₹10 में चलेगा, क्योंकि ये क्या है? करेंसी है। राइट, आप इसे गुड्स नहीं बोल सकते। ये भले इसकी फेस वैल्यू ₹500 पर ये कागज का टुकड़ा, और ये क्या हो चुका है? गुड्स हो चुका है। अब देखो आपके सामने दोनों नए नोट है, दिख रहे हैं? दोनों 500 के न्यू। ये 500 का नोट, अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन है, करेंसी इन सर्कुलेशन, मार्केट में यही चलेगी, इसी के बदले सामान खरीदोगे, है कि नहीं बात? तो ये क्या है? मनी है, गुड्स है या नहीं है? ये गुड्स नहीं है। ये करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है, तो ये क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, तो ये गुड्स है या नहीं है? ये गुड्स है। तो दिस करेंसी विच इज इन करंट सिचुएशन, मार्केट में जो फ्लो हो रही है, ये मनी है और गुड्स नहीं है फाइनली, और ये मनी नहीं है, कागज का टुकड़ा है, तो ये गुड्स है और ये गुड्स नहीं है। तो आई होप दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही सिक्का देख लो, ये सिक्का 5 का, ये मनी है तो ये गुड्स में नहीं आएगा, ये गुड्स नहीं है। अब ये देखो, ये पुराने जमाने का सिक्का है ना? थोड़ा जूम करके अगर आप देखना चाहो तो देख लो। ये मेरी दादी ने मुझे दिया था, इसका ईयर बता देता हूं तुम्हें।
1903 है कि नहीं बात। 1903 का सिक्का है, मेरी दादी ने मेरे बर्थडे पे मुझे दिया था, अब तो मेरी दादी है नहीं, उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा 1903 का सिक्का है, 100 साल पुराना सिक्का है, राइट, अंग्रेजों के जमाने का, और लिखा है इस पे एक आना, है ना, राइट। अब देखो क्या ये मनी है जो गुड्स नहीं बनेगी, या फिर ये गुड्स है? सोच समझ के जवाब देंगे अब नलायकों। अब क्या ये मनी है, क्या ये करंट सर्कुलेशन में फ्लो कर रही है, क्या इसके बदले मुझे सामान मिलेगा, क्या इसे लोग करेंसी मानेंगे? नहीं, अब ये मनी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गुड्स बनेगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी। यानी इन शॉर्ट, करेंसी विच इज फ्लोइंग इन द मार्केट इज नॉट गुड्स। करेंसी या ओल्ड रेयर कॉइन या ओल्ड, है ना, ये वाला नोट, ये मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं है, तो ये मनी नहीं मानेंगे, इसलिए इन्हें क्या माना जाएगा, इसलिए इन्हें गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एक बार आगे देखते हैं क्या लिखा है इस बारे में। राज की बात देखो, ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्शनेबल क्लेम जो मैंने बता दिया, ठीक है जी। एक्शनेबल क्लेम क्या है? मीन्स द क्लेम विच कैन एनफोर्स टू द एक्शन और स्यूट। ये तो बताया, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। जो कोर्ट से आपको ऑर्डर लगाकर मिलेगा, डेट यानी कि आपके डेटर, वो कभी गुड्स नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एफडी, राइट, एफडी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप गुड्स मान सकते हैं। तो एफडी इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स, राइट, क्योंकि एफडी ट्रांसफर हो जाती है। एफडी समझ रहे, एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, तो बैंक में मैंने मान लो 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, मुझे तुम्हें पैसे देने थे कुछ, तो मैंने तुम्हारे नाम पे क्या कर दिया, एफडी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, आप उस एफडी को गुड्स मान सकते हैं क्योंकि आप वो किसी को दे सकते हैं, राइट। अब मुद्दे की बात आती है, ये देखो ध्यान से, जो मैंने तुम्हें बताया, पुराने जमाने के कॉइन, ऐसे पुराने जमाने के कॉइन, ठीक है, या फिर पुराने जमाने के नोट जो अभी करंट सर्कुलेशन में नहीं है, तो आप उन्हें क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। यानी ओल्ड रेयर कॉइन जो मैंने तुम्हें भी दिखाया ना, दादी का दिया हुआ सिक्का, वो क्या है, गुड्स है। जो पुराना 500 का नोट दिखाया, वो 500 का नोट क्या है, गुड्स है। स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बता चुका हूं, गुड्स है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अभी तुम्हें बता दिया मैंने, क्या है ये, गुड्स है, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप, शिप्स, ठीक है ना, एक जगह दूसरी जगह जा रहा हो, खरीदा बेचा भी जाता है, एटसेट्रा, गुड्स है। यानी कि हमें सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही लॉ लगाना है, अगर कोई भी चीज मूवेबल है तो वो क्या मानी जाएगी, गुड्स मानी जाएगी, राइट। और मेरा आज का आखिरी सवाल इस टॉपिक के ऊपर, आपकी जो बिल्डिंग है, समझ रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वो एक्सक्लूड में तो हमने नहीं पढ़ी है कि नहीं बात, तो वो गुड्स है या नहीं है, बिल्डिंग बताना जरा। अब यहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये बिल्डिंग है, क्या इसे धक्का मार कर ले जाऊं, मजा नहीं आ रहा, बहुत दिन से बेचारी यहाँ खड़ी है, बोर हो रही होगी ना, आ चल मेरे घर के पास चल, वहां चलते, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी आज वहां, ठीक है। बिल्डिंग ले जाओगे, अगर इसमें कवर नहीं है तो किस लॉ से पहचानना है, इस लॉ से पहचानना है क्या मूवेबल है या नहीं है। इसका मतलब बिल्डिंग जिसे आप बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो गुड्स नहीं होगी। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 3 चीजें गुड्स नहीं है, बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स, एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ गुड्स, मनी इन सर्कुलेशन इज नॉट अ गुड्स। ये 3 चीजें मोटी मोटी कहें तो गुड्स नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्या चीज गुड्स है और क्या चीज गुड्स नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, जो हमें लेके आएगा पूरे में से पूरे नंबर। तब तक आप जानते हैं, तब तक लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम एग्जाम में टॉप कर सकें। तो अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में